गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का। चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपनी क्लास। नेशनल मूवमेंट ये टॉपिक हमने शुरू किया था। कुछ क्वेश्चंस हमने नेशनल मूवमेंट के किए थे अर्ली स्टेज के, जहां पर हमने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बात की थी। अब आगे के क्वेश्चन, आगे का नेशनल मूवमेंट का आगे का जो क्वेश्चन है आज हम वो डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच मूवमेंट स्टार्टेड आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल? ओके, पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ था? देखो 1905 में बंगाल पार्टीशन किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। एक्चुअली ब्रिटिश रूल का ये तर्क था कि बंगाल वाज अ बिग स्टेट, बहुत बड़ा स्टेट है, एडमिनिस्ट्रेशन में मुश्किल होती है, पर ये जो डिवीजन किया गया था वो कम्युनल लाइन पे किया गया था, जहां पर हिंदूज और मुस्लिम्स उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। हिंदू मेजोरिटी स्टेट्स जो थे वो थे वेस्ट बंगाल, और हिंदू मेजोरिटी जो एरियाज थे वो थे ईस्ट बंगाल के। और उस समय इसके अगेंस्ट जो मूवमेंट स्टार्ट किया गया था वो था स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। स्वदेशी एंड बॉयकॉट, जहां पर ब्रिटिशर्स से रिलेटेड जितनी चीजें हैं सबका बॉयकॉट, स्कूल्स, कॉलेजेस, ब्रिटिश गुड्स, क्लोथ, उन सबका बॉयकॉट और स्वदेशी को अपनाना। ओके, उस समय बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेजेस खोले गए। ओके, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज नई स्टैब्लिश की गई। तो ये जो मूवमेंट था वो था स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। ओके, बंगाल में लोगों ने राखियां बांधी एक दूसरे को अपनी यूनिटी दिखाने के लिए। और इस मूवमेंट में सबसे बड़ा जो इस मूवमेंट का वो जो रिजल्ट आप कह सकते हैं वो था कि इस समय जो गरम दल है, जो एक्सट्रीमिस्ट है, उनका उदय हुआ, और जो मॉडरेट्स थे, जो नरम दल थे, उनका इन्फ्लुएंस कांग्रेस में कम हो गया। और यहीं से जो नरम दल है वो उनका पावर कम हो गया, और जो गरम दल के मेंबर्स थे वो पावर में आ गए, वो ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो गए। ये मूवमेंट एक्चुअली लीड भी उन्हीं लोगों ने किया। तो आंसर क्या होगा हमारा? स्वदेशी आंदोलन। ये स्वदेशी आंदोलन क्या था? स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट था, जहां पर ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट करना, स्वदेशी को अपनाना। फिर ये मूवमेंट कई और हिस्सों में भी फैला। आंध्र प्रदेश में ये मूवमेंट वंदे मातरम मूवमेंट के नाम से चला। ओके, इसी समय बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स लिखे गए थे, जैसे अमा सोना बांग्ला। उस समय जो आंदोलनकारी थे, जो क्रांतिकारी थे, वो ये गाया करते थे, और बाद में ये बांग्लादेश का नेशनल एंथम बना। इस समय बहुत सारे एकला चलो रे, अमा सोना बांग्ला, वो सारे जो पेट्रियोटिक सॉन्ग्स थे वो इसी समय लिखे गए थे। और इसी वजह से ये हुआ कि इसी का रीजन था कि इस मूवमेंट इतना इन्फ्लुएंशियल रहा कि 1911 में गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ा बंगाल को रीयूनाइट करने के लिए। ओके, जब 1911 में जब दरबार लगा, जब जॉर्ज फिफ्थ भारत आए थे, उस समय जो दरबार लगा था, उस दरबार में ये डिसाइड किया गया 1911 में कि बंगाल वुड बी रीयूनाइटेड, बंगाल रीयूनाइट हो जाएगा। इसी दरबार में डिसाइड किया गया था कि दिल्ली अब नई कैपिटल होगी, कलकत्ता से ब्रिटिश रूल की नई कैपिटल जो होगी वो दिल्ली होगी। तो 1911 में इसको रीयूनाइट कर दिया गया था। तो आंसर हमारा होगा बी, स्वदेशी मूवमेंट। Which one of the following movements has contributed to a split in the Indian National Congress resulting in the emergence of moderates and extremists? निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन में योगदान दिया, जिसके परिणाम स्वरूप नरमपंथियों और उग्रवादियों का उदय हुआ? किस में हुआ? अभी हमने बात की किस एक सबसे बड़ा इंपैक्ट, सबसे बड़ा जो रिजल्ट था इस मूवमेंट का वो क्या था? क्योंकि इस मूवमेंट को लीड किया था किसने? गरमपंथियों ने। गरमपंथियों ने इस मूवमेंट को लीड किया था, और नरमपंथी अपनी पॉलिसीज में यहां पर फेल होते दिखाई दे रहे थे। क्यों? क्योंकि ना ही वो लोगों से कनेक्ट कर पाए, ना ही उनका जो काम करने का तरीका था उसमें वो ज्यादा सक्सेसफुल हुए, और गरमपंथी उनके इन विचारों से कभी भी सहमत कभी भी नहीं थे। तो जब 1905 में जब मूवमेंट हुआ, उस मूवमेंट को लीड किया, स्वदेशी मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ, उस मूवमेंट को लीड किया किसने? गरमपंथियों ने। तो यहां पर जो नरमपंथी थे उनका पावर क्या हुआ? कम हुआ, और गरमपंथी जो थे वो कांग्रेस में इन्फ्लुएंशियल हो गए। तो कौन सा मूवमेंट है जहां पर ये बिल्कुल अलग अलग दिखाई देने लगे? ओके, वो था, उनके बीच का डिवीजन साफ दिखने लगा, वो था स्वदेशी मूवमेंट। कब हुआ था? पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद 1905 में। ओके, नेक्स्ट, द ब्रिटिश जर्नलिस्ट
H.W. नेविसन वॉज एसोसिएटेड विद, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविसन किसके साथ जुड़े हुए थे? H.W. नेविसन जो ब्रिटिश जर्नलिस्ट थे वो भी किससे जुड़े हुए थे? वो भी स्वदेशी मूवमेंट से ही जुड़े हुए थे, स्वदेशी मूवमेंट से जुड़े हुए थे। During the Swadeshi movement, a national college was started in Calcutta under the principalship of, okay, the स्वदेशी मूवमेंट के द्वारा कलकत्ता में जो एक कॉलेज स्टार्ट किया गया था। जैसे मैंने बताया स्वदेशी मूवमेंट में क्या हुआ, स्वदेशी मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ उसके बाद बॉयकॉट हुआ ब्रिटिश गुड्स का, ब्रिटिश क्लोथ का, ब्रिटिश से रिलेटेड सारी चीजों का। उस समय ब्रिटिश स्कूल्स एंड कॉलेजेस भी बायकॉट किए गए। इसी टाइम क्या हुआ, नए कॉलेजेस स्टैब्लिश किए गए। वो सारे नए कॉलेजेस जो थे वो इंडियन कॉलेजेस थे। इंडियनाइजेशन एक शुरू हुआ उस समय, और उसी समय अरबिंदो घोष के जो प्रिंसिपलशिप में बंगाल कॉलेज स्टैब्लिश किया गया था। कहां पर? बंगाल नेशनल कॉलेज। कौन सा कॉलेज? बंगाल नेशनल कॉलेज। बंगाल नेशनल कॉलेज स्टैब्लिश किया गया था। कहां पर? कलकत्ता में। और उसके प्रिंसिपल कौन थे? अरबिंदो घोष। अरबिंदो घोष के प्रिंसिपलशिप में बंगाल नेशनल कॉलेज कलकत्ता में स्टैब्लिश किया गया था। तो आंसर होगा बी, अरबिंदो घोष। In which one of the following sessions was the Indian National Congress split into moderates and extremists? कौन सा सेशन था जिसमें, देखो इनके बीच के जो डिफरेंसेस थे वो तो स्वदेशी मूवमेंट के टाइम में उजागर हो गए थे, बिल्कुल दिखने लगे थे, दोनों अलग अलग वर्क करने लगे थे, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के काम करने के तरीकों से सहमत नहीं थे, पर बिल्कुल ये अलग हो गए थे और इन्होंने अलग डिसाइड कर लिया था कि वो अलग अलग काम करेंगे, अलग रह के काम करेंगे। ओके, जहां पर गरमपंथियों ने डिसाइड किया, गरमपंथी लीडर कौन थे? लाल बाल पाल। इनकी लीडरशिप में उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो कांग्रेस से बाहर रहकर काम करेंगे। और ये कब हुआ? ये सूरत सेशन में हुआ। और सूरत सेशन कब हुआ था? 1907 में। 1907 में सूरत जो सेशन था वहां पर ये हुआ, जहां पर दोनों बिल्कुल अलग हो गए थे। और उनका रीयूनाइट कब हुआ? रीयूनाइट हुआ था 1916 में। ओके, कहां पर? लखनऊ में। लखनऊ में, लखनऊ सेशन जो 1916 में लखनऊ सेशन हुआ, उस लखनऊ सेशन में वापस ये रीयूनाइट हो गए थे, पर सूरत सेशन में ये स्प्लिट दोनों के बीच में हो गया था। आंसर होगा सूरत सेशन। एट विच सेशन, ये सेम ही क्वेश्चन आ गया। Whom did राजेंद्र प्रसाद कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ पाकिस्तान? राजेंद्र प्रसाद किसे पाकिस्तान का फादर मानते थे? किसे मानते थे फादर? पाकिस्तान का फादर। देखो 1909 में क्या पास हुआ था? गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1909, जिसको और क्या कहते हैं? मॉले मिंटो रिफॉर्म। और क्या कहा जाता है? मॉले मिंटो रिफॉर्म। क्यों कहा जाता है इसको मॉले मिंटो रिफॉर्म? बिकॉज मिंटो उस समय इंडिया के क्या थे? वाइसरॉय थे, और मॉले उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। ओके, इसीलिए इस रिफॉर्म को मॉले मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है। एक्चुअली ये शुरुआत कहां से हुई? कम्युनलिज्म की इंडिया में शुरुआत। देखो मिंटो को फादर ऑफ कम्युनलिज्म भी कहा जाता है, क्योंकि 1909 का जो गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया था, ओके, उसमें क्या दिया गया था? मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी कि मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाएगा, जहां मुस्लिम्स जो कैंडिडेट है उनको सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही वोट करेंगे। ये यहां से कम्युनलिज्म की शुरुआत होती है इंडिया में। ओके, और ये किसके टाइम हुआ? ये लॉर्ड मिंटो के टाइम हुआ। ओके, इसीलिए राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का पिता किसे कहा? लॉर्ड मिंटो को कहा, क्योंकि लॉर्ड मिंटो ने ही वो बीज बोया था जो बीज बाद में पाकिस्तान के पेड़ के रूप में आया। ओके, बीज तो उन्होंने बो दिया। कम्युनलिज्म की शुरुआत 1909 में मॉले मिंटो रिफॉर्म से हो गई, जहां पर उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, मतलब हिंदुओं से मुस्लिम्स को अलग पहली बार किया गया, अलग किया गया, और वहीं से जो शुरुआत हुई वो आगे जाके पाकिस्तान बना। तो आंसर क्या होगा? लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनलिज्म भी कहा जाता है, सांप्रदायिकता का पिता भी कहा जाता है। किसको? लॉर्ड मिंटो को। यही रीजन है क्योंकि पहली बार सांप्रदायिक बेस पे हिंदू और मुस्लिम्स को अलग अलग डिवाइड करने का काम लॉर्ड मिंटो ने ही किया था। तो आंसर होगा हमारा सी।
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडेड द कम्युनलिज्म रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया? आ गया वही क्वेश्चन हमारा, कम्युनलिज्म रिप्रेजेंटेशन जो था वो क्या था? मोले मिंटो रिफॉर्म 1909। ओके, इंडियन काउंसिल एक्ट 1918-92 में क्या हुआ था? या नंबर ऑफ मेंबर्स जो थे लेजिस्लेटिव असेंबली में वो इंक्रीज किए गए थे। यहां पर भी नंबर ऑफ मेंबर्स 16 to 60 कर दिए गए थे, पर इसके साथ ही सेपरेट इलेक्टोरेट भी दिया गया था। मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, इससे डुअल सिस्टम स्टार्ट हुआ था। कहां पर? प्रोविंसेस में डुअल सिस्टम। डायाची स्टार्ट हुई थी 1919 में, और गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1935 बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर डुअल सिस्टम जो हुआ था वो सेंटर में स्टार्ट हुआ था, और डुअल सिस्टम को 1935 में क्या कर दिया गया था? खत्म कर दिया गया था। आंसर हमारा यहां होगा मोले मिंटो रिफॉर्म। The transfer of capital of British India from Calcutta to Delhi was affected during the period of ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता दिल्ली स्थानांतरण किस काल में प्रभावित, मतलब किस काल में ये हुआ था? कब डिसाइड हुआ था? 1911 में, जब जॉर्ज फिफ्थ का कोरोनेशन राज्याभिषेक सेरेमनी जब हुई थी, उस समय दिल्ली में एक दरबार आयोजित किया गया था। उस दिल्ली दरबार में कुछ डिसीजंस लिए गए थे। ओके, और उस समय भारत में वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। कौन थे वाइसरॉय? लॉर्ड हार्डिंग वाइसरॉय थे। और इसमें यह डिसाइड किया गया था, पहला डिसीजन तो हम डिस्कस कर चुके हैं, बंगाल को रीयूनाइट किया गया। बंगाल वाज 1911 में जो दरबार आयोजित किया गया उसमें बंगाल रीयूनाइटेड, बंगाल को रीयूनाइट किया गया। दूसरा डिसीजन इसमें क्या हुआ था? इसमें दूसरा डिसीजन ये हुआ था कि कलकत्ता जो अभी तक कैपिटल है ब्रिटिश इंडिया की, वो अब नई कैपिटल कौन सी होगी? दिल्ली। क्यों? दिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट, दिल्ली एक तो सेंटर में है, ओके, वो इंपॉर्टेंट थिंग थी, और दिल्ली की बहुत इंपॉर्टेंस थी भारतीयों के मन में, क्योंकि हमेशा से कैपिटल रही थी। तो दिल्ली ट्रांसफर होगा 1911 में। और तीसरा कि बंगाल से 2 नए स्टेट्स और बनाए जाएंगे। ओके, थर्ड जो डिसीजन हुआ था वो ये था कि बंगाल से बंगाल बहुत बड़ा स्टेट था, उससे 2 नए स्टेट्स बिहार और उड़ीसा, बिहार और उड़ीसा, ये 2 नए स्टेट्स बनाए जाएंगे। किससे? बंगाल से। ये 3 मेजर डिसीजन लिए गए थे 1900 के जो दिल्ली दरबार में था। और इसका जो इनॉग्रेशन हुआ था वो कब हुआ था? इनॉग्रेशन कब हुआ था? दिल्ली 1911 में तो दिल्ली ट्रांसफर का डिसाइड हुआ था। फिर रायसीना हिल को चुना गया। ओके, दिल्ली ऐसे कहते हैं, दिल्ली एक ऐसी सिटी है जो 7 बार अलग अलग फॉर्म में दिल्ली बनी। पहले सबसे पहले जो एरिया था वो तोमस ने बनाया, तोमस के बाद चौहान्स आए, उन्होंने स्टैब्लिश किया। चौहान्स के बाद मुस्लिम डायनेस्टीज थी, मुस्लिम डायनेस्टीज के बाद मुगल डायनेस्टीज ने अपना कैपिटल इसको बनाया। फिर ब्रिटिशर्स ने 7 बार दिल्ली के दिल्ली का इनॉग्रेशन हुआ था 1931 में। पूरी तरह से बनके तैयार जब हुई थी, इसका इनॉग्रेशन 1931 में हुआ था। ओके, तब कौन थे? 1931 में वाइसरॉय कौन है? कौन से वाइसरॉय? वाइसरॉय कौन थे 1931 में? वाइसरॉय कौन थे 1931 में इंडिया में? हाँ, कैपिटल बनी 1912 में, लेकिन पूरी तरह से बन के जो कंस्ट्रक्शन हुआ रायसीना हिल पे पूरा दिल्ली का, और उसका जो इनॉग्रेशन हुआ था वो 1931 तक हुआ था। ओके, तो कैपिटल वो बन गई थी इरविन। यस, 1931 में कौन था? लॉर्ड इरविन थे। बहुत कुछ हुआ है लॉर्ड इरविन के बारे में, आगे की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। इन December 1916 बोथ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग हेल्ड देयर सेशन एट 1916 बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई थी। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों का ही सेशन कहां पर हुआ था? वो लखनऊ में हुआ था। और इस सेशन इसमें 1906 में एक और इंपॉर्टेंट चीज हुई थी, वो थी लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता साइन किया था किसने? लखनऊ समझौता साइन किया गया था किसके द्वारा? इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा लखनऊ समझौता साइन किया गया था। अब लखनऊ समझौता क्या था? लखनऊ समझौता जो साइन किया गया था, इस समझौते में यह था कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ही किसकी डिमांड करेंगे? वो दोनों डिमांड करेंगे किसकी? सेल्फ रूल की, स्वराज की डिमांड करे। इस समझौते में था कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों मिलकर स्वराज की डिमांड करेंगे। हालांकि सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग, सेपरेट इलेक्टोरेट अभी तक जारी था। मुस्लिम लीग ने सेपरेट इलेक्टोरेट को नहीं छोड़ा था कि सेपरेट इलेक्टोरेट जारी रहेगा, लेकिन दोनों डिमांड किसकी करेंगे? सेल्फ रूल की, स्वराज की डिमांड करेंगे।
ओके, ये था लखनऊ समझौता जो साइन हुआ था किसका, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। एक और, जय हिंद सोनू, वेलकम टू माय क्लास। आज बहुत कम बच्चे, बहुत टाइम बाद मैंने क्लास ली है, बच्चे भूल गए हैं मुझे। अब रेगुलर क्लास लेनी पड़ेगी मुझे, ऐसा लगता है सारे बच्चे भूल गए हैं मुझे, आज क्लास में बच्चे ही नहीं आए। ओके, क्योंकि सारे बच्चे लगता है भूल गए ना, वापस एक रिमाइंडर देना पड़ेगा सबको। चलिए, और 1916 में दूसरी चीज क्या हुई थी, 1916 में दूसरी ये चीज हुई थी कि जो कांग्रेस में स्प्लिट हो गया था नरम दल और गरम दल में, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में, वो भी रीयूनाइट हो गए थे। कहां पर, लखनऊ सेशन में, ओके, 1906 में। और लखनऊ समझौता साइन हुआ था किसके बीच में, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। ओके, नेक्स्ट, who among the following was the chief architect of reconciliation between the extremists and the moderates? निम्नलिखित में से कौन उग्रवादियों और नरमपंथियों के बीच में मेल मिलाप का मुख्य सूत्रधार था? ओके, किसने, हाँ मैं ही नहीं आती आजकल, कुछ ऐसी चीजें रही। हाँ, अब हम क्लास कंटिन्यू करेंगे, आप कंटिन्यू करेंगे, कुछ ऐसे कारण रहे कि मैं क्लास नहीं ले पा रही थी। अब तो मुख्य सूत्रधार, मेल मिलाप का मुख्य सूत्रधार कौन था? उनके बीच में काफी डिफरेंसेस आ गए थे, गरम दल दोनों ने अलग अलग काम करना शुरू कर दिया था। इनके बीच में जो मेल मिलाप करवाया था वो किसने करवाया था? एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट इसकी मुख्य सूत्रधार रही, उन्होंने इनके बीच में अपना मेल मिलाप करवाया और इसीलिए 1916 में के एनी बेसेंट की वजह से ही दोनों में वापस यूनिटी हो गई थी, दोनों वापस यूनाइटेड हो गए। तो आंसर क्या होगा? एनी बेसेंट। और एक और चीज, एनी बेसेंट ने तो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में मेल मिलाप करवाया था, और मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लखनऊ समझौता साइन किया था। ओके, ये मेल मिलाप करवाने में मुख्य भूमिका किसकी थी? वो मुख्य भूमिका थी मोहम्मद अली जिन्ना की। ओके, यहां पर मोहम्मद अली जिन्ना ने मुख्य भूमिका निभाई थी, मुस्लिम लीग मतलब मीडिएटर का काम किया था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में जब उन्होंने लखनऊ समझौता साइन किया। तो आंसर क्या होगा? मोहम्मद अली जिन्ना ने इसके बीच में, मोहम्मद अली जिन्ना ने उन दोनों के बीच में यह समझौता करवाया था। तो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के बीच में एनी बेसेंट, और इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में कौन? जिन्ना, ये याद रखना। द फेमस लखनऊ पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग इन कौन से ईयर में? अभी हम बात कर चुके हैं, 1916 में ये साइन हुआ था। In which of the following sessions of Indian National Congress Mahatma Gandhi was apprised of the problems of चंपारण peasant? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने चंपारण के किसानों की समस्याओं को अवगत करवाया था? देखो यहां तो आंसर साफ आपको पता चली जाएगा कि कौन सा होगा, क्यों होगा, कौन सा होगा, किस में करवाया गया था? चंपारण जो आंदोलन, गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन जो गांधी जी ने शुरू किया था वो था चंपारण आंदोलन। कब हुआ था? 1917 में। क्यों? क्योंकि जो यूरोपियन प्लांटर्स थे, प्लांटेशन ऑनर्स थे, वो बिहार में किसानों को फोर्स कर रहे थे इंडिगो नील की खेती के लिए, जो किसान नहीं चाहते थे। इसीलिए किसानों की जो कंडीशंस थी वो बहुत खराब थी। एंड यहां पर गांधी जी ने पहला अपना सत्याग्रह मूवमेंट इन यूरोपियन जो बागान मालिक थे और प्लांटेशन ऑनर्स थे उनके खिलाफ किया था। पहला सत्याग्रह मूवमेंट भारत में जो गांधी जी का था 1915 में गांधी जी भारत आए थे। कहां से? साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने रंग भेद के खिलाफ सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया था और ये सत्याग्रह मूवमेंट से उन्होंने सक्सेसफुली वहां पर वर्क किया। जब गांधी जी भारत आए तो यही सत्याग्रह उन्होंने भारतीयों को सिखाया और पहला मूवमेंट जो था वो चंपारण में था 1917 में। अब ये कहां होगा? देखो 6 में 667 यहां तक तो गांधी जी भारत में ही नहीं थे। कहां थे? गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे। तो आंसर क्या होगा? लखनऊ सेशन 1916 में गांधी जी को पहली बार चंपारण के किसानों की जो प्रॉब्लम्स थी उनके बारे में पता चला था। आंसर क्या होगा? डी। हाँ, राजकुमार शुक्ला, वो भी क्वेश्चन है आगे, हम करते हैं अभी क्वेश्चन।
हु लॉन्च द फर्स्ट होम रूल लीग मूवमेंट, पहला होम रूलिंग आंदोलन किसने शुरू किया था? देखो यहां पर दो होम रूल लीग आंदोलन शुरू हुए थे भारत में। होम रूल लीग का मकसद क्या था? होम रूल लीग का मतलब था कि हमको अपना स्वराज दे दिया जाए। ओके, अपना स्वराज दिया जाए, उसके लिए होम रूल लीग शुरू किया गया था। दो होम रूल लीग भारत में शुरू हुए थे। एक किया था बाल गंगाधर तिलक ने, कहां पर? पूना में। बाल गंगाधर तिलक ने पूना में होम रूल लीग शुरू किया था। और अडियार, अडियार कहां पर है? मद्रास के पास में है अडियार, यहां पर शुरू किया था एनी बेसेंट ने। पर पहला किसने शुरू किया था? पहला किसने शुरू किया था? 1920 नहीं है तिलक, शारिक 1916 है बेटा। सोनू, गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन चंपारण आंदोलन था। पहला सत्याग्रह आंदोलन चंपारण आंदोलन था, जो गांधी जी ने चंपारण बिहार में शुरू किया था। जो नील की खेती करने वाले किसानों को सहयोग देने के लिए। होम रूल मूवमेंट दोनों था, लेकिन देखो पहला कौन सा था, क्योंकि यहां पर हमारे पास दोनों ऑप्शन है, एनी बेसेंट भी है और तिलक भी है। तो पहला ऑप्शन क्या होगा? देखो ये शुरू किया गया था पूना में, वो शुरू किया गया था अप्रैल 1916 में तिलक ने शुरू किया था पूना में। और अगस्त 1916 में शुरू किया गया था किसने? एनी बेसेंट ने। ओके, एनी बेसेंट ने शुरू किया था। हिमांशु, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैम कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट बेटा? हिमांशु, आपकी बात मुझे क्लियर नहीं हुई है बेटा, प्लीज क्लियर करो। क्या कॉन्सेप्ट समझना है आपको? ऐसे देखो सोनू, हम बात यहां पर इंडिया की कर रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारे होम रूल मूवमेंट शुरू हुए थे। आयरलैंड में शुरू हुआ था, ओके, लंदन में शुरू हुआ था, बहुत सारे होम रूल मूवमेंट शुरू हुए थे। ओके, हम यहां उनकी बात नहीं कर रहे हैं। ओके, वो बहुत पहले और इसके बाद भी काफी सारे होम रूल मूवमेंट शुरू किए गए थे कि होम रूल सोसाइटीज की स्थापना भी की गई थी, पर हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इंडिया में। इंडिया में कौन थे? इंडिया में दो होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किए गए थे। पहला एनी बेसेंट के द्वारा और पहला बाल गंगाधर तिलक के द्वारा अप्रैल 1916 में, और दूसरा एनी बेसेंट के द्वारा ओके अडियार मद्रास में 1916 में, ओके अगस्त 1916 में। तो हमसे पूछा है पहला कौन सा था, तो आंसर हमारा क्या होगा? तिलक। ओके, अच्छा एक बार फिर से समझा दूं। इसमें क्या है, देखो होम रूल मूवमेंट क्या था? होम रूल, ओके, हमारा अपना रूल, स्वराज जैसा, स्वराज जैसी, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक भी कंटिन्यूअसली स्वराज की डिमांड कर रहे थे। तो होम रूल मूवमेंट, होम रूल लीग की स्थापना की गई, और होम रूल मूवमेंट शुरू किया किसने? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। क्योंकि इसका देखो होम रूल मूवमेंट शुरू किया गया था कि हमको अपना पावर मिले, हमको अपना रूल करने का अधिकार मिले। पर होम रूल मूवमेंट बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ। सक्सेसफुल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि होम रूल मूवमेंट जो था वो आम जन का मूवमेंट नहीं बन पाया, वो कुछ एजुकेटेड पीपल तक ही, एजुकेटेड लोगों तक ही सीमित रह गया। इसलिए होम रूल मूवमेंट आम लोगों का मूवमेंट नहीं बन पाया, इसलिए बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ओके, सो होम रूल मूवमेंट इंडिया में, ऐसे बहुत सारे होम रूल मूवमेंट्स आयरलैंड में और लंदन में यहाँ शुरू किए गए थे, पर हम बात इंडिया की करें। इंडिया में दो होम रूल मूवमेंट शुरू किए गए। पहला 1916 अप्रैल 1916 में पूना में बाल गंगाधर तिलक ने किया, और दूसरा अगस्त 1916 में अडियार मद्रास, वो एनी बेसेंट ने शुरू किया गया। तो हमारा आंसर, क्योंकि पहला पूछा है हमें, तो हमारा आंसर होगा तिलक। हाँ, इस सारे क्वेश्चन, इस तरह के सारे क्वेश्चन एसएससी में किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आते हैं। Who amongst the following continuously emphasized on the giving the self rule to India in 1904, 1905 and 1906? दो लीडर्स थे जिन्होंने स्वराज की डिमांड बहुत ज्यादा रखी। ओके, पहले थे दादा भाई नौरोजी, और दूसरे जिन्होंने स्वराज की डिमांड की थी वो थे बाल गंगाधर तिलक। पर पहले लीडर जिन्होंने डिमांड रखी पहली बार 1906 में, 1906 का जो कैलकाटा सेशन था, ओके, इसके प्रेसिडेंट कौन थे? इसके प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी।
इसके प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी। तो पहली बार स्वराज को गोल सेटअप एज ए गोल किसने कब एक्सेप्ट किया गया? दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1906 में। ओके, तो कंटिन्यूअसली तीनों सालों तक 1904, 5 एंड 6। ओके, ये जो स्वराज की जो डिमांड की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। उसके बाद के पीरियड की हम बात करें तो इस स्वराज की डिमांड को कंटिन्यू किसने रखा? वो रखा बाल गंगाधर तिलक ने। ओके, उसको डिमांड को रखा बाल गंगाधर तिलक ने, इस डिमांड को कंटिन्यू रखा। बाल गंगाधर तिलक ने फिर नारा भी दिया, स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ओके, बट पहली बार इसको डिमांड किसने स्टार्ट किया? वो डिमांड की दादा भाई नौरोजी ने, और कंटिन्यूअसली जो डिमांड की वो थी दादा भाई नौरोजी। और कलकत्ता सेशन में उनको एज ए गोल, स्वराज को एज ए गोल उन्होंने सेटअप कर दिया था। ओके, स्वराज की मांग को उन्होंने कांग्रेस का एक गोल बना दिया था। स्वराज शब्द, हाँ, ग्रैंड ओल्ड मैन, दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कौन सा न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था? न्यूज़पेपर कौन सा स्टार्ट किया था? दादा भाई नौरोजी ने कौन सा न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था? प्लीज मुझे बताना जल्दी से, कमेंट में लिख के कौन सा न्यूज़पेपर उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। हाँ, एक और क्वेश्चन था, स्वराज शब्द दिया किसने था? सबसे पहले स्वराज शब्द का इस्तेमाल किसने किया? किसने कॉइन किया था स्वराज शब्द? राजगोपाल। यस, न्यूज़पेपर जो शुरू किया था वो था राजगोपाल। और स्वराज शब्द पहली बार दिया किसने था? हाँ, पूर्ण स्वराज 1929 में। ओके, पूर्ण स्वराज की जो डिमांड हुई थी, कांग्रेस ने अपना गोल सेटअप किया था पूर्ण स्वराज 1929 लाहौर सेशन में, जिसमें जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे। स्वराज शब्द की सबसे पहले स्वराज शब्द का इस्तेमाल किसने किया था? किसने दिया था स्वराज शब्द? ये भी आंसर आपको बताना है। स्वराज शब्द सबसे पहले दिया किसने था? द मूवमेंट ऑफ इंडिया इन विच द पॉपुलर ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ओके, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में जो आंदोलन लोकप्रिय हुआ था वह कौन सा था? किसने दिया था स्वराज शब्द? ये किसी ने नहीं बताया मुझे अभी तक। स्वराज शब्द किसने दिया था? स्वराज शब्द नहीं, मैं बात कर रही हूं स्वराज की डिमांड उन्होंने की थी, बस स्वराज शब्द दिया किसने था पहली बार? इस शब्द का इस्तेमाल किसने किया था? किसने कॉइन किया था? नहीं, अलीशा दादा भाई नौरोजी नहीं है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने पहली बार स्वराज शब्द की का इस्तेमाल किया था। ओके, उन्होंने ये शब्द दिया था स्वराज। ओके, अब भारत में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध का टाइम पीरियड क्या है? 1914 से 1919, ये फर्स्ट विश्व युद्ध का टाइम पीरियड है। अब कौन सा मूवमेंट था इस समय जो शुरू था भारत में? ओके, कॉइंड बाय, हाँ मैं वही पूछ रही थी सारी, कॉइंड बाय राधा। पूर्ण स्वराज की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ स्वराज की बात कर रहे हैं बेटा। हाँ, कौन सा मूवमेंट था? जल्दी से आंसर देना है। कौन सा मूवमेंट लोकप्रिय हुआ भारत में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान? अगर आपको टाइमिंग पता है सारे उसकी, देखो सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो है भारत में बाद में शुरू हुआ, उसके बाद इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद सेपरेटिस्ट मूवमेंट, अलगाववादी जो आंदोलन थे भारत में इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद शुरू हुए। तो यहां तो उसका मतलब ही खत्म हो जाता है, ये तो कैंसिल। स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट शुरू हुआ था कब? 1905 में, कब? बंगाल के विभाजन के बाद। देन स्वराज पार्टी मूवमेंट शुरू कब हुआ? 1922 के बाद। 1923 में जब स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी तब स्वराज पार्टी आंदोलन शुरू हुआ था। और होम रूल मूवमेंट कब हुआ? 1916 में। अब आपको आंसर मिल गया होगा, आई थिंक सबको आंसर मिल गया होगा, होम रूल मूवमेंट, क्योंकि ये टाइम पीरियड कब आ रहा है? 1914 से 1919 के बीच में। तो होम रूल मूवमेंट भारत में शुरू हुआ था 1916 में, तो हमारा आंसर भी क्या होगा? बी, होम रूल मूवमेंट। ओके, तिलक फॉर्म हिज होम रूल लीग 1916 एक्ट, ये मैं आपको बता ही चुकी हूं। तिलक ने कहां पर स्टार्ट किया था ना होम रूल मूवमेंट? पूना में। ओके, और एनी बेसेंट ने शुरू किया था कहां पर? एनी बेसेंट ने शुरू किया था अडियार में, मद्रास में। ओके, तो आंसर हमारा क्या होगा? पुणे।
Who among the following leaders founded the revolutionary organization that is अभिनव भारत सोसाइटी? अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसने किया था अभिनव भारत सोसाइटी? भगत सिंह, विनायक दामोदर सावरकर, बरिंद्र कुमार घोष और पुलिन बिहारी। ओके, किसके द्वारा स्थापित की गई थी? देखो, बरिंद्र कुमार घोष एंड पुलिन बिहारी दोनों ही जो सोसाइटी से जुड़े हुए थे वो थी अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति। ओके, बरिंद्र कुमार घोष ने कलकत्ता में स्थापना की थी इसकी, और पुलिन बिहारी ने कहां पर? ढाका में। ओके, अब भगत सिंह और विनायक सावरकर, इनमें से कौन होगा? ओके, जो शुरुआत कहां पर हुई थी इसकी? हुई थी पूना में। अभिनव भारत कहां पर स्टैब्लिश किया गया था? पूना में। कौन से ईयर में? 1904 में। किसके द्वारा? विनायक दामोदर सावरकर, इनके द्वारा अभिनव भारत की स्थापना की गई थी। भगत सिंह किसके मेंबर थे? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के। HSRA जो पहले था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, उसके मेंबर कौन थे? उसके मेंबर थे भगत सिंह। ओके, ये सारा क्लियर है? थैंक यू रजत। देखो अभी बताती हूं हिमांशु, अनुशीलन समिति क्या है? भारत में बहुत सारे अलग अलग जो क्रांतिकारी थे उन्होंने अलग अलग समितियों की स्थापना, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी भारत के अलग अलग हिस्सों में। ओके, ये समितियां, ये ऑर्गेनाइजेशंस थे, जैसे क्रांतिकारी बहुत सारे जो रिवोल्यूशनरीज थे, क्रांतिकारी थे, ओके, जो अहिंसा में विश्वास रखते थे, उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। इसी तरह से अपनी मांगों को लेकर कुछ लोग, कुछ क्रांतिकारी, कुछ नेशनलिस्ट, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना उन्होंने भारत के अलग अलग हिस्सों में की थी। इसी अपनी क्रांतिकारी गतिविधियां वो उस सोसाइटी के थ्रू आयोजित किया करते थे, सोसाइटी के थ्रू लॉन्च किया करते थे। ओके, तो इसी तरह से जैसे भगत सिंह मेंबर थे HSRA के, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के। विनायक दामोदर सावरकर ने किसकी स्थापना की थी? पूना में उन्होंने स्थापना की थी 1904 में। किसकी? अभिनव भारत की। इसी तरह से अनुशीलन समिति भी एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो सबसे पहली बार कहां पर स्टैब्लिश की गई? 1902 में। अभी आगे इसमें क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। वो स्टैब्लिश की गई कलकत्ता में, फिर इसकी ब्रांचेस पटना में, ढाका में, अलग अलग जगह इसकी ब्रांचेस स्टैब्लिश की गई। इस तरह से ये समितियां थी, ऑर्गेनाइजेशन थे जो क्रांतिकारी ये स्टैब्लिश भारत में किया करते थे नेशनल मूवमेंट के टाइम। पुलिन बिहारी नाम है बेटा, पुलिन बिहारी नाम है, पुलिन बिहारी नाम है। पुलिन बिहारी दास थे जिन्होंने ढाका में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। देखो एक क्वेश्चन आ गया, हाँ ये अभी, द रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन अभिनव भारत वॉज स्टैब्लिश सेट अप इन 1905 इन, कहां पर स्थापना हुई थी? अभी मैं बता चुकी हूं कहां पर स्थापना हुई थी? पूना में। पूना में स्थापना हुई थी, तो पूना कहां पर हो गया? महाराष्ट्र। कहां पर स्टैब्लिश हुई? महाराष्ट्र में हुई थी। नेक्स्ट, बरिंद्र घोष वॉज एसोसिएटेड विद, बरिंद्र घोष कौन थे? देखो महाराष्ट्र ने बेटा। बरिंद्र घोष कौन थे? आपने अरविंदो घोष का नाम बहुत सुना है। ओके, बरिंद्र घोष जो थे वो अरविंदो घोष के ब्रदर थे। इन बरिंद्र घोष ने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी, बरिंद्र घोष ने, और उनके साथ कौन थे? अरविंदो घोष भी उनके साथ थे। बरिंद्र घोष और अरविंदो घोष दोनों ही भारत के क्रांतिकारी थे के, और इन दोनों ने ही अनुशीलन समिति के ये मेंबर थे, और इन्होंने एक न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया था जिसका नाम था युगांतर। कौन सा न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था? युगांतर एक न्यूज़पेपर भी इन लोगों ने स्टार्ट किया था। ओके, तो यहां पर कौन सा होगा? बरिंद्र घोष वॉज एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएटेड है? अनुशीलन समिति की स्थापना उन्होंने कहां पर की थी? 1902 में कलकत्ता में। कलकत्ता में उन्होंने 1902 में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। इनके साथ अरविंदो घोष भी इनके साथ थे, और इसी समय उन्होंने युगांतर जो न्यूज़पेपर था उसकी स्थापना भी की थी। देखो, अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में कलकत्ता में हुई, फिर उसके बाद ढाका में 1905 में ढाका में इसको स्टैब्लिश किया पुलिन बिहारी दास ने।
1913 में अनुशीलन समिति की स्थापना हुई। पटना में सचिंद्र सान्याल ने इसकी स्थापना की थी। इस तरह से अलग अलग ब्रांचेज जो अनुशीलन समिति की थी वो स्टैब्लिश की गई थी। आंसर पहला हमारा होगा ए। अब यहां क्वेश्चन ही आ गया, हु फाउंडेड अनुशीलन समिति ऑफ ढाका। ढाका में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की है? वो पुलिन दास ने की थी। पुलिन दास ने की थी कब? 1905 में ढाका में पुलिन दास ने इसकी स्थापना की थी। हाँ, युगांतर न्यूज़पेपर के एडिटर भी, बिल्कुल। फिर क्वेश्चन ये भी आ गया, हु एस्टैब्लिश्ड द ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति एट पटना इन 1913। 1913 में अनुशीलन समिति की जो ब्रांच थी पटना में, उसकी स्थापना किसने की? उसकी स्थापना की थी सचिंद्रनाथ सान्याल ने। सचिंद्रनाथ सान्याल ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिनव भारत और अनुशीलन समिति, ये दो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ओके, अक्सर इनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। Who was the founder? F छूट गया। Who was the founder of the Indian House in London? देखो, भारत के बाहर भी बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी थे जो लंदन में, अमेरिका में रहकर भारत के जो नेशनल मूवमेंट थे उसको सपोर्ट कर रहे थे, उसके लिए काम कर रहे थे। भारत के बाहर रहकर भी वो भारत की आजादी के लिए काम कर रहे थे। उन्हीं में से एक लीडर थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में एक सोसाइटी की स्थापना की थी जिसका नाम था इंडियन हाउस। इंडियन हाउस नाम की सोसाइटी की स्थापना की थी और शायद जो भिकाजी कामा है, मैडम भिकाजी कामा, वो भी इससे जुड़ी हुई थी। इंडियन हाउस की स्थापना उन्होंने कब की थी? 1905 में इंडियन हाउस की स्थापना की थी क्या? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। फिर श्यामजी कृष्ण वर्मा को एग्जाइल मतलब देश निकाला दे दिया गया था और उनको देश निकाला देके कहां भेज दिया गया था? पेरिस भेज दिया गया था। उनको पेरिस भेज दिया गया। उसके बाद जो लीडर बने इंडियन हाउस के, कौन वी? डी सावरकर। इसकी लीडरशिप किसके हाथ में आ गई? वी डी सावरकर। वी डी सावरकर बाद में 1907 में वी डी सावरकर जो थे वो इंडियन हाउस जो सोसाइटी थी, जो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के लिए काम कर रही थी, भारत को आजाद कराने के लिए काम कर रही थी सोसाइटी, उसकी लीडरशिप वी डी सावरकर को मिली। वी डी सावरकर ने फिर इसके बाद इसको लीड करना शुरू किया। ओके, और क्योंकि उनको पेरिस भेज दिया गया था, पर शुरुआत किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। What is the meaning of गदर? गदर, what is the meaning of गदर? जल्दी से आंसर दे दो। गदर से रिलेटेड हम दो चीजें करेंगे। 1913 गदर एक न्यूज़पेपर का नाम है। एक न्यूज़पेपर शुरू किया गया था जिसका नाम था गदर। ओके, और इसी न्यूज़पेपर की इसको पब्लिश किया गया था, इसी के नाम पर एक पार्टी स्टैब्लिश की गई थी। ओके, जिसका नाम था गदर पार्टी। कौन सी पार्टी थी? गदर पार्टी। 1930 में गदर पार्टी स्टैब्लिश की गई थी। दो मुख्य लीडर थे। रिवोल्ट, यस सही बात है। गदर मूवी भी याद आ गई होगी सबको। गदर से किसी को गदर मूवी याद नहीं आई? ओके, सनी देओल। चलिए, विद्रोह, बिल्कुल सही बात है, विद्रोह। गदर जो था, गदर पार्टी की स्थापना की थी। जैसे मैंने बोला, बहुत सारे ऐसे भारतीय थे जो विदेशों में रहकर के भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए काम कर रहे थे। उन्हीं में से कुछ लीडर्स थे जैसे श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल एंड सोहन सिंह भाकना। लाला हरदयाल एंड सोहन सिंह भाकना, इन दोनों ने सैन फ्रांसिस्को में, कहां पर? सैन फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। इसमें कौन थे? इनके फाउंडर कौन थे? लाला हरदयाल, और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने थे? सोहन सिंह भाकना। सोहन सिंह भाकना। इन्होंने पूरी तैयारी भी कर ली थी भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के लिए। पूरी एक अपनी तैयारी के साथ उनको कुछ क्रांतिकारियों को भारत भेजना था जो भारत में गदर मचाते, मतलब विद्रोह करते। पर अनफॉर्चुनेटली उनके प्लान का जो पता है वो ब्रिटिशर्स को चल गया था और इसलिए उनका जो गदर मूवमेंट था वो अनसक्सेसफुल ही रहा था। ओके, Who is regarded as the mother of Indian revolutions? भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है?
फादर कौन है पहले वो भी बता देना मुझे। फादर किसे कहा जाता है और मदर किसे कहा जाता है? फादर एंड मदर दोनों किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति की भिकाजी कामा, बिल्कुल सही बात है। भिकाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। और बात करेंगे मैडम भिकाजी कामा के। फादर किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड एज द फादर? फादर किसे कहते हैं? हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट? नायडू नहीं है सोनू, नायडू के बारे में भी हम बात करेंगे। क्या इंपॉर्टेंस है सरोजनी नायडू की, वो भी हम बात करेंगे। पीडीएफ आपको इंडिया स्टडीज के ऐप में मिलेगा हिमांशु, इंडिया स्टडीज के ऐप पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। फादर किसे कहा जाता है? फादर कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है? फादर कहा जाता है। ठीक है। भारतीय जननी कहा जाता है मैडम भिकाजी कामा को। देखो बहुत बड़ा रोल प्ले किया था मैडम भिकाजी कामा ने हमारे नेशनल मूवमेंट में, क्रांतिकारियों में से एक रही थी। सबसे इंपॉर्टेंट जो इंसिडेंट जिसके बारे में पूछा जाता है मैडम भिकाजी कामा के बारे में, राजा राम मोहन रॉय को फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया है। बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। ओके। इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी। देखो इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी जर्मनी में, स्टुटगर्ट में। स्टुटगर्ट में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी जर्मनी के स्टुटगर्ट में। यहां पर भिकाजी कामा ने पहली बार भारत का झंडा फहराया था। ओके। पहली बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चंस में आता है कि कब भिकाजी कामा ने पहली बार भारत का झंडा उन्होंने फहराया था, और वो डेट क्या थी? 22 अगस्त 1907। 22 अगस्त 1907 में पहली बार भिकाजी कामा ने के जर्मनी के स्टुटगर्ट में, जहां पर इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां पर उन्होंने भारतीय झंडा फहराया था। भारत का जो झंडा है उसको यस अनफोल्ड द फ्लैग, ये जर्मनी में स्टुटगर्ट में किया था। अब भारत का झंडा जो है उसको पहली बार डिजाइन किसने किया था? कोई बता सकता है? हु हैड डिजाइन द फ्लैग ऑफ इंडिया? भारत का जो झंडा है उसको डिजाइन किसने किया था? किसने डिजाइन किया था? वो क्वेश्चन देना, तब तक हम दूसरी बात करते हैं। एनी बेसेंट के बारे में आप सब जानते हैं। एनी बेसेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर अमंग्स द लीडर्स इन इंडिया। लीडर्स में पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस में 1907 में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की क्या बनी थी? प्रेसिडेंट, महिला अध्यक्ष बनी थी। ओके। सरोजनी नायडू 1925 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। ओके। भिकाजी कामा के बारे में बात कर चुके हैं। स्नेहलता वाडेकर कौन है? ओके। स्नेहलता वाडेकर भी एक नेशनल मूवमेंट, नेशनल यू कैन से रिवोल्यूशनरी रही है इंडिया की। तो ये दो इंपॉर्टेंट, एनी बेसेंट 1970, एनी बेसेंट के बारे में बहुत और चीजें हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और सरोजनी नायडू 1925 में रही थी। यस, पिंगाली वेंकैया, वेरी गुड। ओके। पहला जो फ्लैग डिजाइन किया था वो किसने किया था? पिंगाली वेंकैया ने पहला इंडिया का फ्लैग डिजाइन किया गया था। और पहली बार कहां पर, इंडिया में पहली बार फ्लैग कहां पर फहराया गया था? कोई बता सकता है? इंडिया में पहली बार, उस समय जो इंडिया का फ्लैग था वो ये नहीं था, उसमें 3 कलर थे, रेड, येलो एंड ग्रीन। 3 स्ट्रिप्स थी, रेड, येलो एंड ग्रीन की 3 स्ट्रिप्स थी खाली। उस समय इंडिया का ये फ्लैग था, वो पहली बार कहां पर फहराया गया था? कौन से सेशन में? हाँ यस, कानपुर सेशन में। इंडिया का जो फ्लैग है जिसमें 3 रेड, येलो और ग्रीन की 3 स्ट्रिप्स थी खाली और कुछ भी नहीं था, बाद में गांधी जी ने डिजाइन किया था, पिंगाली वेंकैया ने। उसके बाद गांधी जी ने उसमें चरखा यूज किया था, वो स्वराज फ्लैग कहा गया। पर उससे पहले ये फ्लैग कहां गया था? नेहरू जी ने तो बाद में किया बेटा, इंडिपेंडेंस के बाद। सबसे पहले इंडिया का जो फ्लैग हो गया था, होइस्ट किया गया था 1906 का सेशन। कौन सा सेशन? कैलकाटा सेशन। 1906 का कैलकाटा सेशन, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ओके। इस सेशन में पहली बार एक फ्लैग होइस्ट किया गया था, इंडिया का फ्लैग होइस्ट किया गया था, जिसमें सिर्फ 3 रेड, येलो एंड ग्रीन की 3 लाइंस थी। ओके।
बाद में गांधी जी ने 1921 में कि जब स्वराज फ्लैग डिजाइन किया गया उसमें चरखे का यूज किया गया, बाद में चरखा को हटा के और कलर्स भी चेंज किए गए और फिर अशोक चक्र का इस्तेमाल किया गया। 1929 में जो हुआ था, देखो 1929 में 31 दिसंबर 1929 में भी इंडिया का जो फ्लैग है उसको होस्ट किया गया था। ओके, मिडनाइट को 31 दिसंबर की मिडनाइट को इंडिया का फ्लैग 1929 का जो लाहौर सेशन था उसमें भी होस्ट किया गया था। पर मैं पहले फ्लैग की बात कर रही हूं, वो 1906 के कैलकाटा सेशन में हुआ था। इतना कुछ है जानने को हिस्ट्री में कि खत्म नहीं हो सकता है। एक से एक इंसिडेंट ऐसे जुड़ी हुई होती हैं कि आप एक शुरू करो तो बताने को बहुत कुछ होता है, पर हमारे पास थोड़ा सा टाइम लिमिट भी है। ओके, बहुत कुछ है जानने को, खत्म नहीं होता। हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसको खत्म ही नहीं किया जा सकता। ये हम बात कर चुके हैं कहां पर, स्टुटगर्ट में, जहां पर जो सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी, इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसको उन्होंने अटेंड किया था, वहीं पर इन्होंने ये फ्लैग होइस्ट किया था। थैंक यू दीपक, थैंक यू सो मच। स्वराज एज ए नेशनल डिमांड वॉज फर्स्ट मेड बाई, राष्ट्रीय मांग के रूप में स्वराज को सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, किसने सबसे पहले, ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं बता चुकी हूं। स्वराज की डिमांड सबसे पहले किसने की थी, गोल, एज ए गोल, अभी बताया था मैंने, किसने की थी स्वराज की डिमांड सबसे पहले, बात कर चुके हैं ना। 1906 के कैलकाटा सेशन में स्वराज को कांग्रेस का गोल, एज ए गोल किसने स्टार्ट किया था और डिमांड किसने की थी सबसे पहले, दादा भाई नौरोजी ने। बिल्कुल, दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की डिमांड की थी 1906 में। और कोई बता सकता है कौन से सेशन में तिलक ने स्वराज इज माई बर्थ नाइट, मतलब स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा कौन से सेशन में दिया था, कौन से सेशन में बाल गंगाधर तिलक ने ये नारा दिया था, प्लीज बताना सब लोग मुझे। बाल गंगाधर तिलक ने कौन से सेशन में ये नारा दिया था? द फर्स्ट मास मूवमेंट स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी वॉज, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था? 1915 में गांधी जी भारत आए। ओके, और फिर उसके बाद 1916 के जो सेशन हुआ था लखनऊ सेशन, उस सेशन में उन्हें पहली बार पता चला किसके बारे में, किसानों की जो व्यथा थी उसके बारे में, नील किसानों की जो व्यथा थी उसके बारे में पता चला, और उन्होंने पहली बार जो मूवमेंट स्टार्ट किया था 1917 में चंपारण बिहार में। कहां पर शुरू किया था ये? चंपारण बिहार में ये मूवमेंट उन्होंने शुरू किया था। आंसर होगा सी, इंडिगो। नॉन कॉपरेशन नहीं है बेटा, पहला इंडिगो है, नॉन कॉपरेशन तो 1920 है। सॉरी, मैंने क्वेश्चन रीड गलत किया। ओके, पहला मास मूवमेंट नहीं था, ये पहला मूवमेंट था। सॉरी, मैंने ये क्वेश्चन ही रीड गलत किया। सॉरी, बिल्कुल सही, थैंक यू। हाँ, पहला मास मूवमेंट जो था वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। कब शुरू किया था गांधी जी ने? अगस्त 1920 में गांधी जी ने इसको अनाउंस किया था, पर प्रॉपरली जो लॉन्च हुआ था वो जनवरी 1921 में हुआ था। उसके बारे में बात करेंगे। पहला मास मूवमेंट ये था, और पहला जो मूवमेंट था, मैंने मास को मिस कर दिया। ओके, पहला जो मूवमेंट था वो इंडिगो मूवमेंट था। ओके, पहला मूवमेंट इंडिगो था, और नॉन कॉपरेशन पहला वो था। इंडिगो पहली बार सुना है? इंडिगो मतलब नील, इंडिगो मतलब नील है, नील। ओके, नील की खेती। मास मूवमेंट वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और पहला मूवमेंट इंडिगो यानी नील की खेती के खिलाफ ये मूवमेंट शुरू किया गया था। Which of the following was the first सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी इन इंडिया? ओके, अब पहला कौन सा सत्याग्रह था महात्मा गांधी का इंडिया में? पहला सत्याग्रह कौन सा है? चंपारण। अब ये वाला आंसर है 1917 में, जिसको इंडिगो मूवमेंट भी कहा जाता है। एक इंडिगो रिवोल्ट भी हुआ था नील की खेती के खिलाफ बंगाल में। के इंडिगो मूवमेंट 1917 में चंपारण में बिहार में गांधी जी ने शुरू किया था। इंडिविजुअल मूवमेंट 1940 में गांधी जी ने शुरू किया था। ओके, इंडिविजुअल मूवमेंट अहमदाबाद 1918 में गांधी जी ने शुरू किया था, और बारदोली
कहां पर? 1930 में। ओके, तो पहला होगा चंपारण। Who drew the Mahatma Gandhi's attention towards the exploitation of the peasants by the European indigo planters? यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की ओर महात्मा गांधी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? अभी जब हमने पहले एक क्वेश्चन किया था तो किसी ने आंसर ऑलरेडी दे दिया था कि किसने दिया था, किसी ने आंसर दिया था कि पहली बार किसने ध्यान आकर्षित किया था? एक किसान थे चंपारण के जिनका नाम था रामचंद्र शुक्ला के, वो राजकुमार शुक्ला सॉरी, वो गांधी जी के पास आए और उन्होंने गांधी जी से रिक्वेस्ट की कि वो जाके नील किसान जो थे उनकी कंडीशंस को देखें और समझें। ओके, पहली बार उन्होंने गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था, वो खुद एक किसान थे। तो आंसर क्या होगा? बी, राजकुमार शुक्ला। एट विच प्लेस बिहार, इन बिहार गांधी जी हैड हिज फर्स्ट सत्याग्रह? कहां पर है? चंपारण में। पहला कहां पर? 1917 में चंपारण में। 1917 में ही गांधी जी ने एक और मूवमेंट शुरू किया था जिसका नाम जो था खेड़ा में। 1917 में, ये कहां पर है? ये गुजरात में है। खेड़ा एक जगह थी गुजरात, जहां पर जो किसान थे वो टैक्सेस के खिलाफ, ओके, बढ़े हुए टैक्सेस के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। यहां पर भी गांधी जी ने अपना दूसरा मूवमेंट जो कह सकते हैं गांधी जी ने कहां पर किया था? खेड़ा में, गुजरात में। ये भी कब, वहां पर वो कब हुआ था? 1917 में। Which among the following struggles based on Gandhiji's philosophy of सत्याग्रह involved the industrialist working class? गांधी जी के सत्याग्रह के आधार दर्शन के आधारित निम्नलिखित में से किस संग्रह में औद्योगिक मजदूर वर्ग शामिल था? देखो 1917 में गांधी जी ने दो सत्याग्रह मूवमेंट किए, पहला चंपारण में, दूसरा खेड़ा में। 1918 में गांधी जी ने कॉटन मिल वर्कर्स जो थे, ओके, जो आंदोलन कर रहे थे, उनके आंदोलन को सपोर्ट किया गया था, सत्याग्रह से सपोर्ट किया था। वो कहां पर किया था? अहमदाबाद में। और अहमदाबाद का मूवमेंट ही पहला मूवमेंट है जहां गांधी जी ने पहली बार अनशन किया था। ओके, गांधी जी ने पहली बार अनशन जो शुरू किया था वो भी कहां पर किया था? अहमदाबाद में शुरू किया था। कब? 1918 में। किसको सपोर्ट किया था? कॉटन मिल वर्कर्स को गांधी जी ने सपोर्ट किया था। तो आंसर होगा अहमदाबाद। रॉलेट एक्ट वॉज पास इन द ईयर, कौन से ईयर में रॉलेट एक्ट पास हुआ था? रॉलेट एक्ट वॉज पास इन द ईयर 1919। अब देखो रॉलेट एक्ट की मैं बात करूं, भारत में ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो एक्टिविटीज थी वो डे बाय डे बढ़ती जा रही थी। ब्रिटिशर्स को इसको रोकना चाहते थे, इसीलिए जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली है उन्होंने एक प्रपोजल रखा जिसको गांधी जी और बाकी सारे लीडर्स ने कंप्लीटली मना कर दिया था। ये था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट में ये था कि देखो आज हमारे जो अधिकार है उसमें कोई भी किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो बिना वारंट के किसी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता, और 24 आवर्स में फर्स्ट ट्रायल होना जरूरी है। यहां पर रॉलेट एक्ट में यह था कि किसी को बिना किसी वारंट के अरेस्ट किया जा सकता था, और जो पहला ट्रायल वो कितने सालों तक? 2 सालों तक टाला जा सकता था। अ पर्सन कुड बी इम्प्रिजन विदाउट ट्रायल फॉर 2 years, बिना ट्रायल के 2 साल तक के। ब्रिटिशर्स का मकसद क्या था? इस तरह से भारत में जो एक्टिविटीज बढ़ रही थी उनको खत्म करना था। तो इस एक्ट को और क्या कहा जाता है? इस एक्ट को ब्लैक एक्ट कहा जाता है। और इस एक्ट के लिए एक बहुत ही फेमस स्लोगन था, नो अपील, नो वकील, नो दलील। ओके, ना तो आप अपने अपील कर सकते हो, ना किसी को हायर कर सकते हो डिफेंस के लिए, और कुछ भी नहीं कर सकते डिफेंस के लिए। ओके, बहुत फेमस स्लोगन इस एक्ट से रिलेटेड है, नो अपील, नो वकील और नो दलील। इसके अगेंस्ट गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया था, और ये रॉलेट एक्ट पास किया गया था 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। किस अधिनियम को ब्लैक बिल के नाम से जाना जाता है? अभी मैंने बात कर चुके हैं। ब्लैक बिल को किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक बिल है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को ब्लैक बिल के नाम से जाना जाता है। जलियांवाला बाग मैसेकर हैपेंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द गांधीयन सत्याग्रह? जलियांवाला बाग हत्याग्रह गांधी जी के किस सत्याग्रह के संदर्भ में हुआ था? कौन से सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? हाँ बिल्कुल, फंड करना पड़ता है ऐसा। ठीक है, जलियांवाला बाग गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया था। यह सत्याग्रह पूरे देश में फैल गया था।
10 अप्रैल, सुनो, 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में इसी तरह का एक आंदोलन हो रहा था। दो लीडर्स थे, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। इनकी लीडरशिप में एक अपोजिशन, एक प्रदर्शन हो रहा था जिसपे पुलिस ने बल प्रयोग किया और लीडर्स को बहुत बुरी तरह से मारा। उसके बाद जो क्राउड था वो भी वायलेंट हो गया और उसके बाद सिटी में क्या लगा दिया गया, मार्शल लॉ लगा दिया गया। फिर 13 अप्रैल जो बैसाखी का दिन था, उस दिन कुछ लोग 10 अप्रैल की जो घटना थी उसके अगेंस्ट में जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए। मार्शल लॉ में लोगों का एकत्रित होना अलाउड नहीं था, पर लोग एकत्रित हुए। जनरल डायर को जब इसके बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी आर्मी के साथ वहां पहुंचे और जो एंट्री और एग्जिट थी उसको ब्लॉक कर दिया और लोगों पे गोलियां चलवाई और उस गोली में हजारों निर्दोष लोग, काफी निर्दोष लोग उसमें मारे गए थे। इस इंसिडेंट को हम कहते हैं जलियांवाला बाग। तो इसके किसके संदर्भ में हुआ, ये रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में हुआ। आंसर होगा बी। Which one of the following aroused a wave of popular Indianization that led to the massacre of the British at the Jallianwala Bagh? Okay, ये भी सेम है। कौन सा ऐसा कारण था, किस एक्ट की वजह से आक्रोश की लहर पैदा हुई थी जिसकी वजह से जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुई, वो कौन सा था, वही रॉलेट एक्ट था। रॉलेट एक्ट कब और कहां हुआ था इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। अमृतसर में हुआ था, 1919 में अमृतसर में हुआ था। Which massacre is known as the जलियांवाला बाग ट्रेजेडी ऑफ मध्य प्रदेश? किस हत्याकांड को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग त्रासदी के नाम से जाना जाता है? किस हत्याकांड को जाना जाता है? देखो, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में, ओके, कौन से जिले में, छतरपुर जिले में इसी तरह से जो नेशनलिस्ट थे उनकी एक मीटिंग हो रही थी और उस मीटिंग में अंग्रेजों ने गोलियां चलवाई थी जिसमें 21 लोग मारे गए थे। कितने लोग मारे गए थे? 21 लोग मारे गए थे, काफी लोग जख्मी हो गए थे। ओके, इसी तरह से जैसे जलियांवाला बाग में ओपन फायर हुआ था लोगों के पर, उसी तरह से छतरपुर में भी ऐसा ही ओपन फायर किया गया था मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। और इस इंसिडेंट्स को क्या कहते हैं? चरण पादुका नरसंहार। और चरण पादुका जो मैसाकर है उसको ही मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कहा जाता है। वो आंसर क्या होगा? चरण पादुका नरसंहार। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1930 में। कब हुआ था? 1930 में चरण पादुका नरसंहार हुआ था। तो आंसर क्या होगा? ए। Which one of the following commissions or committee was appointed by the British government to investigate in the massacre in the Jallianwala Bagh? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति को नियुक्त किया गया था? किस आयोग को नियुक्त किया गया था? हंटर कमीशन को। हंटर कमीशन को नियुक्त किया गया था, ओके, इसके जांच के लिए। कि क्या नहीं देखा मैम ने? मैंने देख लिया है ज्ञान। मैं देखने में अच्छी नहीं लग रही आपको? खाली उसमें अच्छी है फोटो मेरी? ज्ञान नाम भी आपका बड़ा ज्ञान है, अच्छा ज्ञान दे रहे हो आप। खाली फोटो मेरी उसमें अच्छी लग रही है, मैं अच्छी नहीं लग रही आपको? हंटर कमीशन, देखो, हंटर कमीशन का जो नाम था वो था डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी। पहले नाम क्या था इसका? डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी। डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी इसका नाम था, जिसको बाद में हंटर कमेटी कर दिया गया था। ओके, हंटर कमेटी, जिसको जलियांवाला बाग की जांच के लिए अपॉइंट किया गया था। ओके, ऐसे ही एक हंटर कमीशन और था, हंटर कमीशन जो भारत में एजुकेशन पर रिकमेंडेशन के लिए भी किया गया था, उसका नाम भी हंटर कमीशन था। साइमन कमीशन आप सब जानते हैं, भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए सर जॉन साइमन के अंडर में एक कमीशन भेजा गया था जिसका नाम था साइमन कमीशन 1928 में, जो 1927 में फॉर्म हुआ था, जिसको भारतीयों ने उसका विरोध किया था क्योंकि उसमें एक भी भारतीय नहीं था। बटलर कमीशन भारत में आया था हारकोर्ट बटलर के अंडर में। ओके,
बटलर कमीशन का जो मकसद था वो क्या था? बटलर कमीशन का मकसद ये था बटलर कमीशन का जो मकसद था वो ये था कि भारतीयों और जो प्रिंसली स्टेट्स थे, मतलब ऐसे स्टेट जहां पर अभी भी भारतीय रूल कर रहे हैं, उनके रिलेशनशिप, उनमें कैसे रिलेशनशिप है, उन रिलेशनशिप के बारे में रिकमेंडेशन देने के लिए, उनको कैसे इंप्रूव किया जाए, उसके लिए बटलर कमीशन को, बटलर कमेटी को या बटलर कमीशन को भारत में भेजा गया था। वेल्बी कमीशन क्या था? भारत में जो एक्सपेंडिचर्स हो रहे थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, उन एक्सपेंडिचर्स की जांच के लिए वेल्बी कमीशन को क्या भेजा गया था? भारत में भेजा गया था। ओके Who was elected as the president of All India Khilafat Conference held on 23rd November 1919? खिलाफत सम्मेलन क्या था? कोई बता सकता है खिलाफत सम्मेलन क्या था? देखो, खिलाफत सम्मेलन क्या था? भारत में दो ब्रदर्स थे, शौकत अली एंड मोहम्मद अली एंड मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, पर मोहम्मद अली, शौकत अली, ये दो ब्रदर्स ने मिलके बॉम्बे में 1919 में एक कमेटी की स्थापना की थी जिसका नाम था खिलाफत कमेटी। खिलाफत कमेटी, खिलाफत कमेटी की स्थापना क्यों की गई थी? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो ट्रीटी, जो समझौता साइन किया गया था, उस समझौते में ऐसा था कि जो टर्की का सुल्तान है, उस समय रूल कौन कर रहा था? ऑटोमन एम्पायर रूल कर रहा था, कि ऑटोमन जो एम्परर है, ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन जो एम्परर है वो खलीफा माना, उसकी पोस्ट क्या होती थी? खलीफा। मुस्लिम ट्रेडिशंस के हिसाब से उसकी पोस्ट होती थी खलीफा। खलीफा मींस पूरी दुनिया के मुस्लिम्स का स्पिरिचुअल हेड के, और इस पोस्ट को खत्म करने की बात की गई थी इस ट्रीटी में। सो भारत में इसका विद्रोह करने के लिए मोहम्मद अली एंड शौकत अली, दो भारतीयों ने खिलाफत कमेटी की स्थापना की थी बॉम्बे में 1919 में, और उन्होंने खिलाफत मूवमेंट स्टैब्लिश किया था ताकि जो डिसीजंस थे टर्की के लिए उसको वापस लिया जाए। और इस खिलाफत मूवमेंट को गांधी जी ने सपोर्ट किया। गांधी जी ने सपोर्ट किया क्योंकि गांधी जी उस समय एक बड़ा मूवमेंट प्लान करने की सोच रहे थे जो बिना सारी कम्युनिटीज के सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं था। सो गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया, और उसके बाद 23 नवंबर 1919 में खिलाफत सम्मेलन जो हुआ, उसके अध्यक्ष कौन रहे? उसके अध्यक्ष रहे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी उसके अध्यक्ष रहे। क्योंकि ऑटोमन एम्पायर, उस समय ऑटोमन एम्पायर रूल कर रहा था, बट मुस्लिम ट्रेडिशन के हिसाब से जो भी रूलर होता था टर्की का, उसको खलीफा की पोस्ट मिलती थी, मतलब स्पिरिचुअल हेड ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। ऑब्वियसली तो इंडिया में मुस्लिम्स के बीच में, मुस्लिम्स में इसके खिलाफ आंदोलन तो होना था, और गांधी जी ने इसको सपोर्ट किया था। Where did गांधी जी गिव द स्लोगन ऑफ स्वराज इन अ ईयर? स्वराज इन अ ईयर, गांधी जी ने किस मूवमेंट के दौरान ये कहा था कि एक साल में हमको स्वराज मिल जाएगा? एक साल में स्वराज मिल जाएगा, ये किसने, किस में कहा था? देखो, गांधी जी ने 1909 में एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था हिंद स्वराज। गांधी जी ने हिंद स्वराज में ये लिखा था कि ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे हैं, वो रूल करने का कारण हम भारतीय हैं, क्योंकि हमने शुरुआत, भारतीय ब्रिटिश रूल की शुरुआत भारत में हुई हमारे सपोर्ट की वजह से, और आज वो हमारे यहाँ रूल कर रहे हैं, वो भी हमारे सपोर्ट और कॉपरेशन की वजह से। अगर हम ये कॉपरेशन बंद कर दे, देखो पहला युद्ध था प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला हारा, क्योंकि उसको सपोर्ट किसने किया? सिराजुद्दौला के ही एक जनरल ने किसको सपोर्ट किया? ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया, मीर जाफर ने। अगर मीर जाफर ब्रिटिशर्स को सपोर्ट नहीं करता तो सिराजुद्दौला ये युद्ध नहीं हारता, तो शायद ब्रिटिश रूल भारत में शुरू नहीं होता। तो शुरुआत ही वहां पर भारतीयों के सपोर्ट से हुई है। तो अब अब उन्होंने ये लिखा कि अगर हम भारतीय ब्रिटिशर्स को अपना सपोर्ट देना बंद कर दें तो ब्रिटिशर्स को एक साल में इंडिया छोड़ के जाना पड़ेगा। ओके, एक साल में, क्योंकि बिना हमारे सपोर्ट के और बिना हमारे कॉपरेशन, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो हैंडल कर रहे थे, सारे ऑफिसेज में इंडियंस काम कर रहे हैं, उनकी पुलिस में इंडियन काम कर रहे हैं, आर्मी इंडियंस हैंडल कर रहे थे, और इंडिया के ट्रेड की वजह से जो प्रॉफिट वो कमा रहे थे उसकी वजह से ब्रिटिश जो एम्पायर था वो फल फूल रहा था।
अगर ये सब लोग बंद कर दें, ये सारा कॉपरेशन बंद हो जाए, तो ब्रिटिशर्स को 1 साल में इंडिया छोड़ के जाना पड़ेगा। और इसी के साथ उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। तो आंसर हमारा क्या होगा? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। Which leader died on the day when the non-cooperation movement was launched? Okay, किस नेता की मृत्यु उस दिन हुई थी जब 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था? गांधी जी ने 1 अगस्त 1929 को, 1 अगस्त 1920 को किसकी शुरुआत की थी? किसका अनाउंसमेंट किया था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का अनाउंसमेंट किया था। उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। आंसर होगा ए बाल गंगाधर तिलक। Who was the first leader to be arrested in the non-cooperation movement? असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाला पहला नेता कौन था? असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले पहले नेता महात्मा गांधी ही थे। पहली महात्मा गांधी ही वो नेता थे जो असहयोग आंदोलन में पहली बार गिरफ्तार हुए थे। महात्मा गांधी ही पहले नेता जो असहयोग आंदोलन जो गांधी जी ने अनाउंस कब किया? अगस्त में। फिर सितंबर कैलकाटा सेशन जो सितंबर 1920 में हुआ, उसमें नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को गांधी जी ने प्रपोज किया। दिसंबर 1920 का जो नागपुर सेशन हुआ, उसमें नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को अडॉप्ट किया गया। और 1 जनवरी 1920 में प्रॉपरली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया गया था। ओके, और अनाउंस कब हो गया था? अनाउंस 1920 में ही हो गया था। तनु 1930 में तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। ओके, who left Patna College with just 20 days remaining for his examination during the non-cooperation movement? असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी परीक्षा के केवल 20 दिन शेष रहते हुए किसने पटना कॉलेज छोड़ दिया था? किसने छोड़ दिया था पटना कॉलेज? सिर्फ 20 दिन रहे थे एग्जाम में। बेटा असहयोग आंदोलन 1920 में, नॉन कॉपरेशन और सहयोग का मतलब एक ही है। 1921 में असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। ओके तनु, वेलकम राहुल टू माय क्लास। अब असहयोग आंदोलन किसने शेष रहते हुए 20 दिन एग्जाम में थे, तब भी उन्होंने पटना कॉलेज छोड़ के और वो नेशनल मूवमेंट का पार्ट बन गए थे। वो कौन थे? वो थे जयप्रकाश नारायण, जिनको क्या कहा जाता है? जेपी कहा जाता है। ओके, जिनको लोक नायक कहा जाता है, लोक नायक कहा जाता है, जेपी के नाम से थे। ये कांग्रेस के मेंबर थे, बाद में उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर ओके नेशनल सोशलिस्ट पार्टी उन्होंने बनाई थी। नई पार्टी उन्होंने शुरुआत की थी जिसका नाम था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की शुरुआत उन्होंने की थी। जयप्रकाश नारायण ने छोड़ दिया था, जिनको जेपी या लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। और भारत में जो लीडर्स थे, जो सोशलिस्ट लीडर थे, जिन्होंने समाजवाद का समर्थन किया था, उनमें सबसे बड़े लीडर्स में एक कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे, जेपी। who led the cultivators in Bihar during the non-cooperation movement? Okay, बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान किसानों का नेतृत्व किसने किया था? असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। बिहार में असहयोग आंदोलन के जो किसानों का नेतृत्व किसने किया था? किसानों का नेतृत्व किया था स्वामी विद्यानंद ने। ओके, और अवध में असहयोग आंदोलन के दौरान किसानों का नेतृत्व किसने किया था? बाबा रामचंद्र ने। बाबा रामचंद्र ने, याद रखना ये। बिहार में स्वामी विद्यानंद ने, ओके, और अवध में किसने किया था? वो अवध में बाबा रामचंद्र ने किया था। अवध में बाबा रामचंद्र ने किया था, और बाबा रामचंद्र की लीडरशिप में ही अवध किसान सभा की स्थापना हुई थी। अवध किसान सभा, बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में किसानों ने अवध किसान सभा की स्थापना की थी और मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। अवध में बाबा रामचंद्र और बिहार में स्वामी विद्यानंद। चौरी चौरा एपिसोड टुक प्लेस ऑन, चौरी चौरा प्रकरण कब हुआ था?
5 फरवरी, 4 फरवरी, 2 फरवरी, 6 फरवरी 1922 को तो हुआ ही था। कब हुआ था? ये हुआ था 4 फरवरी को। कब हुआ था? 4 फरवरी को हुआ था। और जब गांधी जी को इसके बारे में पता चला, चौरी चौरा कहाँ है? यूपी में गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में चौरी चौरा एक प्लेस थी जहां पर जो प्रदर्शनकारी जब प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस ने उन पर बल का प्रयोग किया। वो गुस्से में उन्होंने पुलिस स्टेशन को जला दिया, उसमें कई 20 पुलिसकर्मी मारे गए थे। उसके बाद गांधी जी ने 12 फरवरी को इसको खत्म कर दिया था। किसको? असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने खत्म कर दिया था इस इंसिडेंट के अगेंस्ट। 14 नेक्स्ट, द मेन लीडर्स ऑफ स्वराज पार्टी वर। स्वराज पार्टी के मुख्य नेता कौन थे? देखो, गांधी जी ने 1922 में स्वराज चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद असहयोग आंदोलन को खत्म कर दिया, पर कुछ ऐसे लीडर्स थे जो गांधी जी के इस तरह से मूवमेंट को खत्म करने से बहुत नाराज हुए, जिसमें सुभाष चंद्र बोस, सीआर दास, इस तरह के लीडर्स थे। और वो काउंसिल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट भी करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी। उस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना उन्होंने की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी दो मुख्य लीडर्स के द्वारा, मोतीलाल नेहरू एंड सीआर दास। पर अनफॉर्चुनेटली 1925 में सीआर दास की मृत्यु होने के बाद इस पार्टी का अस्तित्व खत्म हो गया था। तो आंसर क्या होगा? मोतीलाल नेहरू एंड सीआर दास। द फेमस स्लोगन स्वराज शुड बी फॉर द कॉमन पीपल नॉट ओनली फॉर द क्लासेस। प्रसिद्ध नारा स्वराज केवल वर्गों के लिए, मतलब हायर क्लासेस के लिए नहीं है, आम लोगों के लिए होना चाहिए। ये किसने कहा था? ये सीआर दास ने। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को खत्म कर दिया था, उसके बाद सीआर दास इससे बहुत नाराज थे, चित्तरंजन दास से, जिनको क्या कहा जाता है? देशबंधु चित्तरंजन दास कहा जाता है। ओके, उन्होंने ये नारा दिया था कि जो स्वराज है वो किसी एक स्पेशल क्लास के लिए नहीं है। स्वराज किसके लिए? स्वराज आम लोगों के लिए होना चाहिए। अगर हम स्वराज की बात करें तो ये स्वराज किसके लिए होना चाहिए? आम लोगों के लिए होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा? सीआर है, सॉरी, ये सीआर दास। आंसर क्या होगा? सीआर दास। Who among the following was not associated with the Kagori conspiracy case? ओके, काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस क्या है? जो भारत के क्रांतिकारी थे, ओके, जो एचएसआरए के मेंबर थे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के जो मेंबर थे, उनको अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए पैसे की जरूरत थी। इसीलिए इन क्रांतिकारियों ने, जिसमें कौन है? रास बिहारी बोस थे, रामप्रसाद बिस्मिल थे, राजेंद्र लहरी, असफकुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, इन सब ने किसकी योजना बनाई? ट्रेन को लूटने की योजना बनाई। ये ट्रेन कहां पर लूटी उन्होंने? लखनऊ के पास काकोरी एक गांव है जहां पर इस ट्रेन को उन्होंने लूटा और करीबन 8,000 रुपए उन्होंने इस ट्रेन से लूटे थे। ये सारा पैसा उनको अपनी गतिविधियों के लिए जरूरत थी। ये कब हुआ था? ये 1925 में ये ट्रेन 9 अगस्त को ये ट्रेन लूटी गई थी। किसको काकोरी इंसिडेंट कहा जाता है? तो रामप्रसाद बिस्मिल भी थे, राजेंद्र लहरी भी, असफकुल्ला खां, ओके, इन सब को बाद में क्या दे दिया गया था? उनको फिर फांसी दे दी गई थी। और इसमें कौन नहीं थे? इसमें सूर्य सेन नहीं थे। अब सूर्य सेन किससे जुड़े हुए? सूर्य सेन चिटगांव शस्त्रागार, चिटगांव में एक शस्त्रागार पे इन्होंने आक्रमण किया था और वहां पे जो आर्म्स थे और जो वेपन्स थे उनको उन्होंने लूटा था। तो सूर्य सेन किससे रिलेटेड है? सूर्य सेन चिटगांव शस्त्रागार, चिटगांव शस्त्रागार को लूटने से की जो इंसिडेंट थी उससे रिलेटेड है सूर्य सेन। और ये तीनों रिलेटेड है किससे? काकोरी इंसिडेंट से, काकोरी ट्रेन इंसिडेंट। यहां पर सूर्य सेन है, सूर्य सेन चिटगांव शस्त्रागार को लूटने में उनमें उनकी मुख्य भूमिका रही थी। लास्ट क्वेश्चन, हाउ ओल्ड वाज भगत सिंह व्हेन ही थ्रू अ बॉम्ब इन द असेंबली टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट? गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने पर उनकी उम्र कितनी थी जब उन्होंने बम फेंका था? ओके, बम फेंका था क्योंकि वो नाराज थे लाला लाजपत राय की डेथ के बाद से। ओके, लाला लाजपत राय की डेथ कब हुई थी? 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया था। उस समय एक लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय बुरी तरह से घायल हो गए थे और बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। इससे बहुत नाराज थे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये सब बहुत नाराज थे। और
उसके बाद उन्होंने 1929 में असेंबली में एक बम फेंका था, ओके, एक बम फेंका था, जिसके बाद, और वो सॉन्डर्स जो लाला लाजपत राय की डेथ में शामिल थे, उनकी हत्या भी वो करना चाहते थे। कि कब एज थी? 21 नहीं थी, उनकी एज कितनी थी? काकोरी कांड का नाम योगी जी ने बदल दिया, क्या नाम रखा है कृष्णा? ट्वेंटी थ्री थी उनकी एज थी, अ लिटिल मोर देन 21 ईयर्स, वो 23 साल के थे, सिर्फ 23 साल। 23 साल की उम्र में उन्होंने ऐसे बड़े बड़े काम किए थे, 23 साल की उम्र में। ओके, तो आंसर हमारा होगा 21 साल से ज्यादा थे, मतलब 23 साल थे, तो 21 साल की उम्र नहीं थी, उनकी उम्र थी 23 साल। 23 साल की उनकी उम्र रही थी। चलिए, आज के हमारे क्वेश्चंस आई होप आप सबको बहुत पसंद आए होंगे। सेशन अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर तो प्लीज करते रहिए। ओके, लाइक बनता है, बात आप कमेंट करके बताइए आपको सेशन कैसा लगा, और कल इसी सेशन को हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, कल की क्लास में ये सेशन हमारा क्या कंटिन्यू रहेगा। ओके, चलिए तब तक के लिए गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए। कल फिर हम नई क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ फिर मिलेंगे। ओके, तब तक के लिए गुड नाइट।